नहीं होगा कि सिर्फ एक क्यूआर कोड को स्कैन करके किसी को पैसे भेजे जा सकते हैं, मगर आज पेटीएम, गूगल पे, फोन पे हर दुकान नुक्कड़ पर मिल जाएगा। ऐसे ही मैं आपसे कहूं कि डिजिटल करेंसी की दुनिया दूर नहीं है तो शायद आप भी विश्वास नहीं करेंगे, मगर 2009 से ही ये पूरी दुनिया शुरू हो चुकी है। शुरुआत में लोगों को इसके बारे में उतना पता नहीं था, मगर पिछले कुछ सालों में ये बहुत पॉपुलर हो गया है और आगे ये सिर्फ बढ़ेगा ही। मगर ये डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी होती क्या है? डिजिटल करेंसी एक वर्चुअल करेंसी है, यानी जिसे आप इन नोटों की तरह अपनी जेब में नहीं रख सकते। ये हमारे ऑनलाइन वॉलेट में रखी जाती है, यानी बिना किसी झंझट के आप इसे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, इसी का दूसरा नाम कह सकते हैं क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी। अब करेंसी का मतलब तो हम समझते हैं पैसा, मगर ये क्रिप्टो किस भला का नाम है? क्रिप्टो मतलब छुपा हुआ या जो सीक्रेट हो, यानी कि आप क्रिप्टो करेंसी से अपने पैसे की जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे या लेन देन करेंगे वो सब छुपा हुआ होगा और सिक्योर होगा। ये क्रिप्टो करेंसी का चलन 2009 में शुरू हुआ, जब सबसे पहली बार सातोशी नाकामोटो नाम के एक आदमी ने वर्चुअल करेंसी बनाई। अब इसका नाम हम सब ने कहीं ना कहीं सुना ही है। जी हाँ, बिटकॉइन। बिटकॉइन आज की डेट में इतनी बड़ी क्रिप्टो करेंसी बन चुकी है कि आप मानेंगे नहीं कि कई बड़ी बड़ी कंपनीज आज बिटकॉइन से पेमेंट्स लेती हैं। एक मजे की बात बताऊं, अगर आपने 2009 में एक बिटकॉइन खरीदा होता तो आज आपके पास बिना कुछ किए बैठे बिठाए करीब 16 लाख रुपए होते। मगर आज इथेरियम, डॉज कॉइन, टेथर जैसी 19,000 क्रिप्टो करेंसीज बन चुकी हैं। इन करेंसीज को हम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं और चाहे तो इनमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। अब ये तो हम समझ गए कि क्रिप्टो करेंसी एक तरीके के ऐसे पैसे हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, मगर अगर हम इनसे खरीदेंगे या बेचेंगे तो इसे कोई कंट्रोल कर रहा होगा क्या? जी नहीं। यही खास बात है क्रिप्टो करेंसी की। इसे कोई थर्ड पार्टी जैसे कोई बैंक या कोई सरकार कंट्रोल नहीं करती, यानी कि ये डिसेंट्रलाइज्ड होता है। पूरे ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम को तोड़ते हुए क्रिप्टो की ट्रांजैक्शन सीधे एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में होती है। क्रिप्टो करेंसी को पहले उतनी मान्यता नहीं मिली थी। भारत जैसे कई देशों में इसका इस्तेमाल बैन था, मगर धीरे धीरे बहुत से देशों में ये लीगल हो चुका है। मार्च 2020 में भी इंडिया ने क्रिप्टो करेंसी से बैन हटा दिया। यहां तक कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 2022 के बजट में डिजिटल रुपी लॉन्च करने की बात की है। जी हां, भारत की पहली डिजिटल करेंसी। आरबीआई द्वारा लॉन्च की गई ये करेंसी रुपये के बराबर होगी और इसे फिजिकल करेंसी से एक्सचेंज किया जा सकेगा। दुनिया के हर देश में करेंसी होती है जिसका इस्तेमाल सामान खरीदने के लिए किया जाता है। हर देश की करेंसी अलग अलग होती है और उसका अपना नाम और वैल्यू भी देश के हिसाब से ही रखा जाता है। जैसे भारत में लेन देन के लिए जिस करेंसी का यूज होता है उसे रुपया कहते हैं। अमेरिका की करेंसी डॉलर होती है और यूके की करेंसी पाउंड होती है। तो उसी तरह अलग अलग देश की करेंसी अलग अलग होती है। इसी तरह इंटरनेट में भी एक करेंसी होती है जिसका इस्तेमाल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए किया जाता है। उस करेंसी का नाम है बिटकॉइन। इसके बारे में तो आपने जरूर ही सुना होगा, क्योंकि बिटकॉइन पिछले कई सालों से काफी है कि बिटकॉइन क्या है। बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है। इसे डिजिटल करेंसी भी कहा जा सकता है क्योंकि इसे डिजिटल तरीके से उपयोग किया जाता है। बिटकॉइन को वर्चुअल करेंसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बाकी करेंसी से बिल्कुल अलग है। इसे बाकी करेंसी जैसे रुपीस या डॉलर की तरह ना ही हम देख सकते हैं और ना ही हम उसे पैसों की तरह छू सकते हैं, लेकिन फिर भी हम इसका इस्तेमाल पैसों की तरह ही लेन देन में करते हैं। बिटकॉइन को हम सिर्फ ऑनलाइन वॉलेट में स्टोर कर सकते हैं। बिटकॉइन का आविष्कार सातोशी नाकामोटो ने साल 2008 में किया था और 2009 में ग्लोबल पेमेंट के रूप में इसे जारी किया गया था और तब से ही इसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है। इसका मतलब ये है कि इसे कंट्रोल करने के लिए कोई भी बैंक या गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं है, यानी कि कोई इसका मालिक नहीं है। बिटकॉइन का इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, जैसे हम सब इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और उसका भी कोई मालिक नहीं है। ठीक उसी तरह बिटकॉइन भी है। जिसके पास बिटकॉइन होता है वो उसे भौतिक रूप से चीजों भी है कि यदि आपके साथ कोई धोखा होता है तो आप किसी के पास इसके बारे में शिकायत दर्ज नहीं करा सकते। फिर भी दुनिया भर के बड़े बिजनेसमैन और कई बड़ी कंपनियां इस करेंसी का इस्तेमाल करती हैं। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि बिटकॉइन का इस्तेमाल कहां और क्यों किया जाता है। बिटकॉइन का इस्तेमाल हम ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए या किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन करने के लिए कर सकते हैं। बिटकॉइन पीर टू पीर नेटवर्क पर आधारित है। इसके अलावा ये सुरक्षित और तेज है, जिससे लोग बिटकॉइन स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं। आजकल बहुत से लोग बिटकॉइन को अपना रहे हैं, जैसे ऑनलाइन डेवलपर्स, एंटरप्रेन्योर्स, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आदि, और इसी वजह से बिटकॉइन का इस्तेमाल पूरी दुनिया में ग्लोबल पेमेंट के लिए किया जा रहा है। किसी अन्य क्रेडिट कार्ड की तरह उसमें कोई क्रेडिट लिमिट नहीं होती, न ही कोई नगद लेकर घूमने की समस्या है।
ये एकदम सुरक्षित और तेज है और ये दुनिया में कहीं भी कारगर है और इसके इस्तेमाल करने की कोई सीमा भी नहीं है। चलिए अब जानते हैं बिटकॉइन की क्या वैल्यू है। बिटकॉइन का वैल्यू कम या ज्यादा होती रहती है क्योंकि इसको कंट्रोल करने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं है। इसीलिए इसकी वैल्यू इसके डिमांड के हिसाब से बदलती रहती है। इसकी कीमत हर देश में अलग अलग होती है क्योंकि इसका चलन विश्व बाजार में है। इसीलिए इसकी कीमत हर देश में इसकी मांग के अनुसार होती है। आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर बिटकॉइन को पाया कैसे जा सकता है या इसके लिए क्या करना होगा जिससे कि आपके पास बिटकॉइन आ जाए। तो इसका भी जवाब हम आपको बता देते हैं। बिटकॉइन को हम दो तरीके से पा सकते हैं। पहला तरीका ये है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप सीधे पैसे देकर बिटकॉइन खरीद सकते हैं। अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है मगर फिर भी आपको बिटकॉइन लेना है तो इसका भी एक तरीका है। अगर आप पूरा एक बिटकॉइन खरीद नहीं सकते तो आप उसका सबसे छोटा सा यूनिट सातोशी खरीद सकते हैं। जैसे 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, ठीक उसी तरह एक बिटकॉइन में 10 करोड़ सातोशी होते हैं। तो आप चाहें तो बिटकॉइन के सबसे छोटी रकम सातोशी खरीद कर धीरे धीरे 1 या उससे ज्यादा बिटकॉइन जमा कर सकते हैं। जब आपके पास ज्यादा बिटकॉइन जमा हो जाएंगे तब आप उसे बेचकर ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। एक तरह से बिटकॉइन खरीद कर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। भारत में 2 बहुत ही मशहूर बिटकॉइन वेबसाइट है जहां से आप बिटकॉइन खरीद और बेच सकते हैं। उन वेबसाइट का नाम है zepay.com और unicorn.com। इन दोनों वेबसाइट से आप बिटकॉइन खरीद सकते हैं। बिटकॉइन खरीदने के लिए आपको इनमें से किसी एक वेबसाइट में आपका अकाउंट बनाना होगा। उसके बाद आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने होंगे जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, फोन नंबर, ईमेल और बैंक अकाउंट की डिटेल्स। अकाउंट बनाने के बाद आप बिटकॉइन खरीद और बेच सकते हैं। बिटकॉइन पाने का दूसरा तरीका है बिटकॉइन माइनिंग। आम भाषा में माइनिंग का मतलब ये होता है कि खुदाई के द्वारा खनिजों को निकालना, जैसे कि सोना, कोयला आदि की माइनिंग। क्योंकि बिटकॉइन का कोई भौतिक रूप नहीं है तो इसकी माइनिंग नहीं की जा सकती। इसीलिए यहाँ पर माइनिंग का मतलब बिटकॉइन का निर्माण करने से है, जो कि कंप्यूटर पर ही संभव है। अर्थात नई बिटकॉइन बनाने के तरीकों को बिटकॉइन माइनिंग कहा जाता है। बिटकॉइन की माइनिंग बिटकॉइन माइनर्स करते हैं। इसके लिए हाई स्पीड प्रोसेसर और कंप्यूटर और माइनिंग सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। हम बिटकॉइन का इस्तेमाल सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए करते हैं और जब कोई बिटकॉइन से पेमेंट करता है तो उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई किया जाता है। जो इन्हें वेरीफाई करते हैं उन्हें हम माइनर्स कहते हैं और उन माइनर्स के पास हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर और बेहतर हार्डवेयर होता है जिसके जरिए वो ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं। माइनर्स विशेष प्रकार का कंप्यूटर का उपयोग करके विभिन्न तरीके से लेन देन को पूरा करते हैं और नेटवर्क को सुरक्षित करते हैं। इस वेरिफिकेशन के बदले उन्हें कुछ बिटकॉइंस इनाम के तौर पर मिलते हैं और इस तरीके से नए बिटकॉइंस मार्केट में आते हैं। लेकिन ट्रांजैक्शन वेरीफाई करना इतना आसान नहीं होता। इसमें बहुत सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं, उसे हल करना होता है जो कि बहुत ही कठिन होता है। बिटकॉइन माइनिंग कोई भी कर सकता है। इसके लिए हाई स्पीड प्रोसेसर वाले कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है। माइनिंग का काम वही लोग करते हैं जिसके पास विशेष कैलकुलेशन करने वाले कंप्यूटर और बड़े बड़े कैलकुलेशन करने की क्षमता होती है। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक लोगों को इस करेंसी में निवेश करने से रोक रहा है और पहले से ही इसमें किसी भी प्रकार के निवेश को गैर कानूनी बताया गया है, लेकिन फिर भी लोग इसमें बड़ी संख्या में निवेश कर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 24 दिसंबर 2013 को बिटकॉइन जैसी वर्चुअल करेंसी के संबंध में कहा था कि इन मुद्राओं के लेन देन को कोई आधिकारिक अनुमति नहीं दी गई है और इसका लेन देन करने में कई स्तर पर जोखिम भी है। 1 फरवरी 2017 और 5 दिसंबर 2017 को रिजर्व बैंक ने पुनः इसके बारे में सावधानी जारी की थी।